जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं BPSC तैयारी 4 और बिहार पुलिस के लिए अपना जो जनरल स्टडी का पेपर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, ठोस या प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर होने वाला है ठोस। आपको अगर बतला दे कि अगर सबसे ज़्यादा अगर अणुओं के बीच अगर आकर्षण बल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, उससे थोड़ा कम द्रव में होता है और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। ठोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ठोस वो पदार्थ है जिसका संरचना जो होता है, क्या संरचना जो होता है वो बहुत कठोर होता है। संरचना क्या होता है? ये दृढ़ होता है। अगर बात करें तो ये अपने विकृति का विरोध करता है, विकृति का विरोध करता है। अब विकृति विरोध का मतलब क्या है कि आप इसके आयतन, आप इसके आकार, आप इसके लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई से। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी आकार, आयतन, स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणु से कम होता है तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। यानी गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है, नहीं के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो ये तो गलत है। कहता है कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होता है, ये भी सही बात है। दूसरा, पदार्थ कणों से बने होते हैं, ये भी सही बात है। और पदार्थ के कण के बीच अंतर होता है, ये भी सही बात है। हमसे गलत पूछा गया है और गलत एक ही है, ए। गलत एक ही है, ए। आपको पता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। पदार्थ के अणुओं के बीच के आणविक बल को हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल कहते हैं। और इसी बल के कारण ठोस जो होता है वो कठोर होता है। हाँ, ये अलग की बात है कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ में ये बल अलग अलग होते हैं। जैसे कि ठोस की बात करेंगे तो इस बल का मान बहुत ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है। और गैस की बात करते हैं तो गैस में जो अंतराण्विक बल होता है वो नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण गैस के अणु पात्र के पूरे आयतन में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पदार्थ के अणु के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं, ये भी सही बात है। अगला कहता है पदार्थ कणों से बने होते हैं, ये भी सही बात है। और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही बात है। यानी ए इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया था। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये हिस्ट्री से प्रश्न है। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए और जवाब दीजिए। जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर।
प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष किया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत किस वर्ष किया था। 1919 में, 1935 में, 1923 में या 1919 में। तो आपको पता है गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह तब शुरू किए थे जब रॉलेट एक्ट भारत आया था, और रॉलेट एक्ट भारत कब आया था, 1919 ईस्वी में। यानी इसका सही आंसर डी होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पारित किया था। यानी अराजक और क्रांतिकारी अधिनियम पारित कब हुआ था, 1919 में। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि इस कानून के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। अतः इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए थे। यानी डेट याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये डेट होने वाला है 6 अप्रैल। गांधी जी ने शुरू किए थे 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए थे। अच्छा, यहाँ पर जो ये एक्ट है रॉलेट एक्ट, क्या है ये, रॉलेट एक्ट है। इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो इस रॉलेट एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, काला कानून के नाम से भी इस रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर घटना का नाम दिया गया है और इधर वर्ष दिया गया है। हमसे पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, जालियांवाला नरसंहार कब हुआ और चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। अगर बात करते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1919 में। यानी 3 का सही आंसर होने वाला है ए। 3 का सही आंसर ए यहाँ है और 3 का सही आंसर ए यहाँ है। यानी ये भी गलत और ये भी गलत है। अब हमसे पूछा गया है चौरी चौरा बाग हत्याकांड कब हुआ, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया ये, और उसके बाद है क्रिप्स मिशन भारत कब आया ये। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। तो 2 का सही हो गया। तो यहाँ भी 2 का सी है और यहाँ भी 2 का सी है। अब बात उठता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1900, बताइए कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए आपको हम इसका सुमेल ही दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में और चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में। यानी यहाँ से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ये सी सही आंसर हो जाएगा। यानी चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, कमता है, एक ही रहता है या आधा हो जाता है। ये आधा होगा या नहीं होगा ये कहना अलग की बात है। अब हमसे क्या पूछा है, धारा का मान। देखिए V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। अब यदि हम लोग यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। क्या हो जाएगा, I बराबर V/R।
और आपको बता दें कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो यहाँ से प्रतिरोध बढ़ता है। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ता है। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो अगर ये प्रतिरोध बढ़ेगा तो यहाँ से धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी बी इज़ द राइट आंसर, धारा का मान कम हो जाता है। चलिए लेकिन एक मिनट, यहाँ पर डी दिया गया है, एक ही रहता है जब प्रतिरोध, तो करंट यानी धारा का मान एक परिपथ में जब कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो करंट का मान, धारा का मान V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो V समानुपाती I। तो एक मिनट, कहता है कि जब परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट का मान कम हो जाएगा। करंट का मान कम हो जाएगा, बी सही आंसर है। यहाँ पर इसका कुछ गलत डिस्कशन दिया गया होगा। चलिए आगे हम इसको देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत धारा के एक, यहाँ आप देख सकते हैं, एक मिनट कहाँ भाग गया भैया, यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। यहाँ देखिए कहता है कि ऐसे वायर जो घर में बिजली संचालित करते हैं उसमें डैश की कोडिंग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीथाइल फ्लोराइड या पॉलीएस्टीरीन क्लोराइड। तो पीवीसी क्या रहता है? पीवीसी रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप तार पर भी लिखे हुए देख सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है उसमें। यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य कठोर पदार्थ है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसे हम लोग पीवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए ये अच्छा प्रश्न है और देखिए क्या कहता है। कहता है कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? गैसर है, क्रेटर है, धुआरे या वातिमुख है, उपरोक्त में से एक से अधिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये एक्चुअल प्रश्न है जो टीआरई में पूछा गया है। प्रमाण के लिए आप यहाँ पर क्यूआर कोड देख सकते हैं। चलिए वैसे इसका आंसर होना चाहिए वातमुखी, सी होना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतिलेख धुआरे या वातमुखी होता है। ज्वालामुखी की सक्रियता के अन्य संकेत में भाप भी शामिल है, यानी इसका अंतिम जो प्रतीक है वो धुआरे या वातमुखी है, लेकिन इसके अन्य संकेत में आप भाप को भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अगर ज्वालामुखी के बारे में कुछ अन्य बात की जानकारी लिए हम लोग तो कहता है कि ज्वालामुखी क्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा बनने से लेकर के पृथ्वी की सतह पर लावा को ठंडा होने के बाद होने वाली स्थलाकृति तक की सभी गतिविधियां शामिल है। यानी इसमें केवल ये नहीं है कि लावा बाहर निकला, पृथ्वी की सतह के अंदर में जो मेग्मा बना वहाँ से लेकर के पृथ्वी की सतह के फटने के बाद उसके अंदर से जो मेग्मा बाहर आया और वो जो ठंडा हुआ, उस तमाम क्रिया को हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। कहता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा जल वाष्प होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल वाष्प होती है।
जिसके अलावे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन हैलाइड जैसी गैस भी निकलती है। यानी ज्वालामुखी गैस में सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और हाइड्रोजन हैलाइड भी ज्वालामुखी गैस के अंतर्गत ही आते हैं। अन्य प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। ये भी बीपीएससी टीआरई का ही प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 था। ये कहता है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। किस पर? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर एक विद्युत फ्यूज कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। जब फ्यूज से निर्धारित मात्रा से ज़्यादा विद्युत धारा गुजरती है तो वह फ्यूज ज़्यादा गर्म होकर पिघल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब फ्यूज में ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगा तो फ्यूज गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद क्या होता है, वो पिघल जाता है, पिघल कर टूट जाता है, जिसके कारण सर्किट टूट जाता है। कहता है कि इससे सर्किट टूट जाता है। सर्किट मतलब विद्युत परिपथ और धारा बहना बंद हो जाती है। इस तरह विद्युत फ्यूज से गुजरने वाली ज़्यादा धारा की वजह से विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचता है। और इस प्रकार से क्या होता है, जैसे वो फ्यूज सीज हो गया, टूट गया, यानी विद्युत प्रवाहित होना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो विद्युतीय उपकरण है वो सुरक्षित बच जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न से पहले कुछ और जानकारी यहाँ पर विद्युत फ्यूज के बारे में आप देख सकते हैं। कहता है कि फ्यूज के बारे में कुछ और जानकारी। कहता है फ्यूज एक करंट इंटरप्रेटिंग डिवाइस है। फ्यूज तार को आमतौर पर कम गलनांक वाला चुना जाता है। यानी उसे एक ऐसा तार के रूप में चुना जाता है जिसका गलनांक कम हो। जैसे कि धारा ज़्यादा हो तो फ्यूज हो जाए और उपकरण सुरक्षित हो जाए। अगर हम वैसे पदार्थ को चुनेंगे, वैसे तार को चुनेंगे जिसका गलनांक ज़्यादा है, तो क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन वो गल नहीं पाएगा, जिसके कारण अपना जो विद्युतीय यंत्र है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कहता है कि फ्यूज का इस्तेमाल लघु पतन और अतिभारण से विद्युतीय उपकरणों को बचाने के लिए किया जाता है। और फ्यूज दो तरह के होते हैं, सामान्य उद्देश्य फ्यूज और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य फ्यूज। सामान्य उद्देश्य फ्यूज का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य फ्यूज को खास तौर पर काम के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी विशिष्ट फ्यूज का प्रयोग हम खास प्रकार के काम के लिए ही उपयोग करते हैं, जैसे कि मोटर या इलेक्ट्रिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए। मोटर या इलेक्ट्रिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए हम लोग विशिष्ट प्रकार के फ्यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये हिस्ट्री का प्रश्न है, आप इसे बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें सम्मिलित थी। 592, 565, 582 या 500। तो इसका डिस्कशन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें शामिल थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने VI मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया था। यानी ये जितने भी 565 जो रियासतें थी पूरे इंडिया में, सबको एकीकरण करने का काम जो है वो किसे सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अच्छा, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी, और बारदौली गुजरात में है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा 565। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि 1985 का आसाम समझौता 1985 में नई दिल्ली में डैश और आंसू यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच
हस्ताक्षरित समझौता था? चरण सिंह, इंदिरा गांधी, बीपी गिरी या राजीव गांधी? बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आप डिस्कशन में देख सकते हैं कि 1985 में असम समझौता भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन के नेताओं यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कुछ अन्य संगठनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। इस समझौता पर 15 अगस्त 1995 को नई दिल्ली के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कौन, राजीव गांधी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया था। यानी ये 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित हुआ था और इस पर हस्ताक्षर करने वाले और कोई नहीं बल्कि राजीव गांधी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये स्लाइड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन नहीं, जय हिंद, जय भारत।